तो दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि चेन्नई और बेंगलुरु साउथ इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो एक दूसरे से 177 मील दूर हैं। इन दोनों शहरों के बीच जो सबसे तेज ट्रेन रन करती है उसके द्वारा इस यात्रा में 4 घंटे और 20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि आप इतने कम समय में हाई स्पीड रेल द्वारा बीजिंग से शंघाई तक 665 मील की दूरी तय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो अलग अलग देशों की घरेलू यात्रा में इस तरह की तुलना आश्चर्यचकित है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है और भारत इसके लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, साल 2008 में उद्घाटन होने वाली बीजिंग तियानजिन लाइन से शुरू होकर चीन की हाई स्पीड रेल का आज 26,000 मील का नेटवर्क है और ये रेल नेटवर्क 220 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार यानी कि लगभग 354 किलोमीटर पर आवर की तेज स्पीड का समर्थन करती है। और यदि हम भारत की बात करें तो इस बीच वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे नई और तेज गति वाली ट्रेन है। लेकिन इस ट्रेन के साथ दिक्कत ये है कि ये वर्तमान में अपनी पूरी क्षमता से गति देने में कैपेबल नहीं है, जहां मौजूदा ट्रैक के ज़्यादातर हिस्से 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार भी नहीं दे पाएंगे। जबकि भारत में एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें देरी हो रही है। इसका पहला रूट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य यानी कि गुजरात में अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक चलाई जाएगी और इन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को घटाकर 3 घंटे से भी कम करने वाली है। इस बुलेट ट्रेन को अगस्त 2026 तक शुरू किया जाना है, लेकिन तब तक चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क 30,000 मील से भी ज़्यादा हो जाएगा। जहां पहले चीन में लोकल ट्रेन द्वारा एक्सपोर्ट में काफ़ी समय लग रहा था, वहीं ट्रेन की इस बढ़ती हुई स्पीड से एक्सपोर्ट रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही चीन में कुशल इंजीनियरिंग के चलते हाई स्पीड रेल के क्षेत्र में और काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन हमेशा से आगे रहा है। यहाँ पर जो फर्म्स होती थी उनका तो सिर्फ यही कहना था कि हमें सिर्फ बेहतर एक्सपोर्टिंग चाहिए, वो भी कम समय में। लेकिन भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कुशल नहीं था कि बेहतर एक्सपोर्टिंग कम समय में हो सके और यहाँ पर जो कुशल इंजीनियर्स हैं वो छोटे शहरों से साउथ में बेंगलुरु, हैदराबाद और नॉर्थ में दिल्ली के आसपास ट्रांसफर हो चुके हैं। जबकि फाइनेंस और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में उनका झुकाव मुंबई की ओर हुआ है। यही वो कारण है कि बड़े बड़े एक्सपोर्टर ग्रुप में इंजीनियर शामिल नहीं हुए हैं और यही से चीन भारत से आगे निकलता रहा है और न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों को भी चीन ने पीछे छोड़ दिया है। आज मेरठ से चेन्नई तक ट्रेन से जाने में 39 घंटे लगते हैं, जबकि बीजिंग ग्वांगजू HSR लिंक जो लगभग समान दूरी को तय करता है, इसने 1 दशक पहले ही यात्रा के समय को घटाकर 8 घंटे का कर दिया था और आजकल इस सफर में 7 घंटे 35 मिनट लग जाते हैं। और ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में मेरठ और दूसरे प्रोडक्शन हब शहर के छोटे और मिड साइज की इंडस्ट्री गायब हो रही है। आमतौर पर भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान घटकर केवल 13% का रह गया है, जो 50 से अधिक सालों में सबसे कम है। और यदि हम इसकी तुलना ताइवान से करें, जिसकी अपनी हाई स्पीड रेल साल 2007 में शुरू हुई थी, इस रेल ने उत्तर में ताइपे को दक्षिण में काओसंग से 220 मील की लाइन के साथ जोड़ दिया है। बात करें भारत की तो भारत द्वारा गंवाया गया मौका उसके भविष्य पर असर डाल सकता है। इस विषय पर वार्षिक आंकड़े तैयार करने वाली ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार जब चीन केवल बहुत ही साधारण चीजें बना और बेच सकता था, तब से वह लगातार पुरस्कार की सीढ़ी चढ़ रहा है, जबकि भारत का उत्थान अधिक कम हो रहा है। और ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां छोटी अर्थव्यवस्था वाले अपने युवाओं को नए कारखानों में काम पर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जबकि इसी बीच चीन हाई स्पीड रेल नेटवर्क के माध्यम से देश के उत्तर पूर्व में जंग बेल्ट और पश्चिम में भीतरी इलाकों तक अपने विनिर्माण कौशल का विस्तार कर रहा है, जहां श्रम लागत अभी भी कम है। लेकिन सवाल ये आता है कि 2030 या 2050 में कौन आगे निकलेगा। तो आपको बता दें, इस बीच कोशिश तो हर देश करेगा कि चीन से आगे निकल जाए और इसके लिए तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मैग्लेव या मैग्नेटिक लेविटेशन ने शंघाई के हवाई अड्डे से शहर तक की 19 मील की दूरी को घटाकर 8 मिनट का कर दिया है। इस प्रकार टेक्नोलॉजी की लागत में कमी, हाई स्पीड रेल की तुलना में 4 से 9 गुना वृद्धि ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। लेकिन ये सब लगभग 20 साल पहले था, जबकि 2027 से जापान यात्रियों को 314 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टोक्यो और नागोया के बीच पटरियों पर तैरने का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा और 10 सालों में शिंकानसेन का मैग्लेव वर्जन ओसाका तक फैल जाएगा। तो दोस्तों, चीन इस तरह इंटरसिटी यात्रा के लिए टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करके 2 से 2.5 घंटे में अपने वित्तीय केंद्रों को अपनी राजनीतिक राजधानी से जोड़ने में कैपेबल हो सकता है। चीन की बेहतर प्रोडक्टिविटी भारत के डेमोग्राफिक लाभ पर भारी पड़ सकती है। इसी को देखते हुए नई दिल्ली ने कुछ चीजें सही कर ली हैं, कम से कम बड़ी कंपनियों के लिए, जो कठिन फाइलिंग जरूरतों को पूरा कर सकती है। आज कई सारे नए नए हाईवे बनाए जा रहे हैं और आने वाले समय में एयरलाइंस अपने बेड़े में हर साल 100 एयरक्राफ्ट शामिल करेगी। इसके साथ ही भारत बिना किसी कमी के 240 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को पूरा कर रहा है। इसके अलावा स्मार्टफोन
और सस्ते डेटा ने लोगों को जूम पर आधी दुनिया से जोड़ने की परमिशन दी है। और यदि आप लोगों को महंगे होटल में रुकने का ऑप्शन देंगे तो आप पाएंगे कि वे संभावित कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉई और पार्टनर से मिलने के लिए लंबी दूरी तय कर रहे हैं। आज कोई भी जो क्षमता अंतर को भर सकता है एक नया मार्केट खोल सकता है, एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी से यूनिक प्रोडक्ट या सोर्स ढूंढ सकता है। आप सभी जानते हैं कि हवाई यात्रा तभी होती है जब किसी बैठक का नतीजा आपके हाथ में हो। और जिस तरह भारत आज तेजी से ग्रो हो रहा है, जहाँ सुपर एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सी ब्रिज बन रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, उसी तरह भारत ट्रेन की स्पीड भी बढ़ा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। और यह भी आपको पता होगा कि भारत आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है और सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आदित्य 11 को स्पेस में भेज चुका है। तो हम कह सकते हैं कि भारत इंटरसिटी यात्रा में इतना समय नहीं लेगा और 2047 तक भारत चीन को कड़ी टक्कर जरूर देगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2047 तक भारत में कुछ बदलाव होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।